व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मैरी स्टूफर। तो कहानी शुरू होती है स्टॉफर परिवार से जो अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता है और इस परिवार का गॉड के ऊपर बहुत ही गहरा विश्वास है, जिस वजह से ये बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं। मैरी स्टूफर इन सभी कामों को संभालती है और उसके हस्बैंड उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरी फैमिली वेल सेटल्ड है और खुश है। पर एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समय चल रहा है 1980 का। मैरी चर्च से बाहर जा रही है और तभी उसे एक एशियन आदमी रोक लेता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि तब तक ईरू उसे बुलाने लगता है जो कि उसका हस्बैंड है और यहाँ उसका काम नहीं बनता। लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसकी 8 साल की बेटी एलिजाबेथ के साथ सैलून जाती है और वहां से निकलते टाइम उन्हें फिर से वही एशियन आदमी मिलता है, लेकिन इस बार वो बात करने नहीं बल्कि उन्हें अगवा करने आया था। वो उन्हें बंदूक की नोक पर कार में बैठने को कहता है। अब मैरी बहुत ही डर जाती है और वो चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो उसकी बेटी को उसी वक्त मार डालेगा, क्योंकि ऐसे लोग दिमाग से पागल होते हैं। इसलिए वो उसकी सारी बातें मानती जा रही थी। अब मैरी कार को ड्राइव करते हुए शहर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उन्हें गोल गोल घुमा रहा होता है और एक सुनसान जगह पर रुककर वो उन दोनों को डिग्गी में लेटने को कहता है। पर यहाँ उसे गलती हो जाती है। ऐसा करते हुए उसे 2 बच्चे देख लेते हैं, जिसमें से वो भागकर एक जेसन नाम के बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन जेसन का दोस्त वहां से भाग जाता है। अब यहाँ एशियन बंदा घबरा जाता है कि वो इस लड़के का क्या करे। वो तीनों को डिग्गी में डालता है और कार को सुनसान जगह ले जाता है, जिसके बाद वो जेसन को जंगल में ले जाता है, लेकिन उसने उसके साथ क्या किया ये हमें दिखाया नहीं जाता। अब यहाँ से वो आगे का प्लान पे काम करता है। वो मैरी और एलिजाबेथ को एक वाइट वैन में बैठा देता है जो कि उसी ने वहाँ खड़ी करी थी, यानी कि ये सब उसने बहुत पहले से सोच रखा था। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और वाइट वैन एक घर के बाहर आकर रुकती है। उसने दोनों की आंखों में पट्टियां बांध रखी थी और फिर उन्हें घर के अंदर ले जाके एक क्लोजेट में बंद कर देता है। इधर जेसन की फैमिली परेशान होने लगती है। वो फौरन पुलिस को इस बारे में बताती है। अब ऑफिसर उसके दोस्त के साथ उसी जंगल में जाते हैं जहां पर वो उन्हें सब बता देता है कि एक आदमी उसे उठाकर ले गया जिसने चश्मा लगा रखा था और उसके पास एक ग्रीन कलर की कार थी। और इधर ईरू भी पुलिस को कंप्लेन करता है, लेकिन उन्हें पहले जेसन को ढूंढना होता है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में हुआ क्या है। काफी देर हो जाती है पर पुलिस को ना तो वो ग्रीन कार मिलती है और ना ही जेसन। उधर माँ बेटी एक क्लोजेट में कैद हुए पड़े हैं। मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में ये सब क्यों हो रहा है। क्या वो एशियन आदमी को जानती है? वो इनके साथ ऐसा क्यों कर? और इस क्लोजेट में तो सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। उनके पास एक बकेट भी होता है जिसमें वो टॉयलेट कर सकते। उस आदमी ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था जिसमें वो जरा भी देर के लिए बाहर जा सके। अब कुछ समय बाद वो आदमी मैरी को उठाकर एक रूम में ले जाता है जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये उसे मारेगा पीटेगा, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो आदमी उसका इंटरव्यू लेता है ऑन कैमरा। उसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसमें उसका पहला सवाल था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वो नाम में जवाब देती है, जिसके बाद यहाँ में इस आदमी का नाम भी पता चलता है जो कि होता है मिंग। वो बताता है कि वो मैरी को पिछले 15 सालों से जानता है, जब वो 9th स्टैंडर्ड में था। अब ये सुनकर वो चौंक जाती है। तो वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो मिंग बताता है कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हुआ करता था। तुम मुझे हमेशा कम ग्रेड देती थी जिसकी वजह से मुझे आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। अब ये सुन के मैरी तो सहम जाती है कि आखिर इतने से काम के लिए कोई किसी को ऐसे बंदी कैसे बना सकता है, लेकिन यहाँ इसके आगे उसे कुछ बोलने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद मिंग उसे दोबारा क्लोजेट में बंद कर देता है। अब यहाँ मैरी को एक बात तो समझ आ गई थी कि यह आदमी दिमाग से पागल है। अगर किसी की कही हुई बात नहीं मानी तो उसके और एलिजाबेथ के साथ कुछ भी हो सकता। इधर ईरू परेशान होने लगता है। ऊपर से पुलिस उसकी बातों को सुनने को राजी नहीं थी। अब एक बार वो फिर से पुलिस को कॉल लगाकर अपनी बीवी के बारे में पूछता है। तो वो ऑफिसर पूछती है कि वो किस दिन गायब हुई थी और कैसे हुई थी। तो वो बताता है कि मेरी वाइफ मेरी बेटी बाहर गए थे फोर्ड ग्रीन कार में। अब ये सुनकर वो लेडी अपने सीनियर को फोन देती है क्योंकि जो कार जेसन के दोस्त ने देखी थी वो भी ग्रीन कलर की थी। ऑफिसर ईरू के घर पहुंचते हैं जहां पर वो सारी बातें ईरू को बताते हैं कि एक जेसन नाम के लड़के को भी ग्रीन कार से उठाया गया था। हमें लग रहा है कि ये दोनों केसेस सेम हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इधर एलिजाबेथ डरी हुई है और वो रो रही है। तो मैरी उसे समझाती है कि रो मत वरना वो हमें छोड़ेगा नहीं। पर 8 साल की बच्ची को इतनी समझ कहाँ थी। वो बार बार कहती है कि मम्मा मुझे बाथरूम जाना है। तो मैरी उसे बकेट में टॉयलेट करने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानती। इसलिए मजबूरन उसे मिंग को बुलाना पड़ता है जो उसे वही बकेट यूज करने को कहता है, लेकिन मैरी के रिक्वेस्ट करने पे वो उन्हें परमिशन दे देता है। अब बाथरूम में घुसते ही मैरी सबसे पहले वहां से भागने का जुगाड़ ढूंढने लगती है, पर वहां की सारी विंडोज लॉक थी जिससे उनकी उम्मीदें टूट जाती है।
है। उन्हें इस क्लोजेट में रहते हुए पूरे 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन इतनी दिनों में कुछ नहीं बदला था। यहाँ तक कि मिंग दोनों के साथ रूड होता जा रहा था। वो उनकी कमर पर जंजीर बांधकर उन्हें रखता था और कहता था कि अगर तुम्हें भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे भाई दोनों को मार डालूंगा, इसलिए मेरे साथ चुपचाप एक अच्छी लाइफ बिताओ। उसका कहना था कि जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है वैसे ही वो उसके साथ रहे, पर बंदूक की नोक पर, जो कि पॉसिबल नहीं था। अब मैरी उसे बार बार एक बात कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी बेटी से नहीं, तो उसे छोड़ दो, उसे उसके डैड के पास जाने दो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन मिंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसे ये सब ऑन कैमरा कहलवा रहा था। तो मैरी भी पीछे नहीं हटती। उसे पता चल चुका था कि ये आदमी उससे प्यार करता है और ये बहुत ही अकेला है, इसलिए वो उसी का फायदा उठाकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। लेकिन मिंग बहुत ही चालाक होता है, उस पर मैरी की बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो फिर से उसे क्लोजेट में बंद कर देता है। वहीं पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी थी क्योंकि उन पर प्रेशर ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिल रही थी। क्लोजेट में आता और मैरी को उठाकर ले जाता और उसके साथ पहली बार कुछ गलत करता है, वो भी ऑन कैमरा। अब इन सब से वो बहुत ही ज्यादा डरने लग गई थी, इसलिए वो बार बार अपनी बेटी को बाइबल पढ़वाती रहती थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक ना एक दिन वो लोग बाहर जरूर आएंगे। अब इसी तरह से पूरे 14 दिन बीत गए थे। मिंग हर जगह बस मैरी और जेसन के मिसिंग पोस्टर देख रहा था। अब उसे लगने लगा था कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा वरना पुलिस जल्दी ही उस तक पहुंच जाएगी। वो अब मैरी से एक लेटर लिखने को कहता है कि वो अपनी मर्जी से घर से भाग गई है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड का साथ पसंद नहीं है, और वो ये लेटर ईरू के घर के बाहर छोड़ देता है। ईरू को जब ये लेटर दिखता है तो वो सीधा पुलिस के पास जाता है। अब ये लेटर देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि मैरी अपनी मर्जी से भागी है, लेकिन ईरू इस बात से राजी नहीं था क्योंकि उसे उसकी वाइफ पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। एटलीस्ट वो उसे बताकर जाती। अब यहाँ मिंग के बारे में हमें कुछ और चीजें जानने को मिलती है, जैसे कि वो इलेक्ट्रिक शॉप का मालिक है और उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं जिससे कि वो आराम की जिंदगी गुजार सकता है। पर उसे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैरी का साथ चाहिए था, इसलिए उसने मैरी को बंदी बना लिया। लेकिन मैरी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। उसके साथ वो हर रोज गलत काम करता था, यहाँ तक कि अब उसे मारना पीटना भी उसने शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब होता है। मिंग बहुत सारा खाना और केक और एक ड्रेस लेकर आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वो उसे उस ड्रेस को पहनने को कहता है, पर यहाँ मैरी बड़ी ही चालाकी से खाने के बिल्स को चुरा लेती है जिससे कि उसे पता चल सके कि आखिर वो किस जगह पर है। अब इसके बाद उसी रात मिंग एक बार फिर से उसका इंटरव्यू करता है, पर यहाँ वो कुछ अजीब सी बातें करता है, जैसे मैरी अब उसे उसी तरह से प्यार करे जैसे वो अपने हस्बैंड से करती है, सेम उसी नाम से बुलाए, सेम उसी तरह से बातें करे। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुमने तो वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगे, हमें जाने दोगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर जाता और गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? मैं तुम्हारे ऊपर कई सालों से नजर रख रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास तुम्हारे बेडरूम की फोटोज है। अब ये सुनकर मैरी चौंक जाती है और गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगती है, जिससे वो अपना आपा खो देता है और गुस्से में कहता है कि मुझसे तमीज से बात करो, पर वो नहीं करती। जिसके बाद वो गुस्से में आकर एलिजाबेथ का दम घोटने लगता है, उसे मारने की कोशिश करने लगता है। अब ये देखकर एक माँ हार जाती है और वो उसकी सारी बातें मानने को राजी हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गलती की सजा उसकी बेटी भुगते। अब इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन ईरू अपने बेसमेंट में जाता है जहां उसे कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं और साथ में यहाँ तक कि बेसमेंट की खिड़की तक टूटी थी, खत्म नहीं होती है। उसे अपने बेडरूम की वॉल में एक होल मिलता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाया गया था। अब ये किसने किया ये तो आपको पता चल ही गया होगा, पर यहाँ ईरू फौरन पुलिस को बुलाता और ये सब दिखाता है, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ खास सबूत नहीं मिलता। और इसी तरह से पूरे 27 दिन बीत गए थे। दोनों को क्लोजेट में रहते हुए इतनी छोटी जगह पे इतने दिन बिताना बहुत ही मुश्किल होता है। पर यहाँ तो एक 8 साल की बच्ची भी थी, लेकिन दोनों जैसे तैसे करके बस एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। अब मैरी को मिंग के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, जो वो खुद ही बताता है कि कैसे मुझे बचपन में बच्चे बुली करते थे और मुझे मारते थे, पीटते थे। फिर कुछ दिन बाद मेरे डैड की मौत हो गई, जिसके बाद मैंने ही अपने घर को संभाला। पर इतने सालों में किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुम मुझे बहुत सारा प्यार देना, मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां दूंगी। या मैरी अब सब कुछ समझ गई थी कि मिंग एक मेंटल पेशेंट है और उसे किसी सहारे की जरूरत है। वो इसी तरह से यहाँ से बाहर निकल पाएगी अगर उसने उसका साथ दिया। अब उसे उसकी सारी बातें माननी होंगी। वो भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है सब कुछ करने के लिए। वहीं दूसरी ओर ईरू ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बार बार चर्च में जाके लोगों से गुजारिश करता था कि उसकी फैमिली के लिए प्रे करे, क्योंकि उनके बिना वो इनकम्प्लीट है। और इसी बीच उसे एक दिन कुछ याद आता है। वो स्टेशन जाकर बताता है कि तकरीबन 5 साल पहले मेरे पुराने घर पे एक हमला हुआ था, जहाँ पे एक एशियन आदमी शामिल था। उसके साथियों ने मेरी मॉम को पकड़ लिया था, पर वो कहता है कि इसे छोड़ दो, ये मिसेस स्टफन नहीं है।
है, वो मेरी वाइफ को ढूंढ रहा था, लेकिन उस समय में वो 10 दिन के लिए बाहर गई थी, तो वो उसे ही लेने आया था, लेकिन वो मिली नहीं। अब ये चीज पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत के तौर पर काम आने वाली थी। अब उन्हें फाइनली एक एशियन आदमी की तलाश थी जिस पर उन्हें शक था। इधर पूरे 31 दिन बीत गए थे, पर यहाँ अब मैरी के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि मिंग बताता है कि वो अपनी शॉप बेच रहा है, जिसके पैसों से वो शिकागो जाने वाले हैं और उसके साथ वो दोनों भी जाएंगे और वहां जाके वो तीनों सेटल हो जाएंगे। अब ये बात मैरी के लिए बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि अगर वो यहाँ से दूर गई तो उसकी आज़ादी भी उससे दूर हो जाएगी और उसे ढूंढ पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बस सोचने से कुछ नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद मिंग उन्हें लेके शिकागो के लिए निकल जाता है अपनी एक वैन में, पर बीच में वो गैस भरने के लिए रुकता है गैस स्टेशन पर। यहाँ मैरी को एक मौका दिखता है भागने का, क्योंकि मिंग सो रहा था। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक पुलिस कार खड़ी हुई दिखती है। वो उन्हें आवाज लगाना शुरू करती है, पर फायदा होने के बजाय नुकसान ही हो जाता है। उसी टाइम मिंग की आंख खुल जाती है और वो जाग जाता है, जिससे अब वो और ज्यादा अलर्ट हो चुका था। अब इसके बाद वो उन पर बहुत ही गुस्सा होता है और उन पर बहुत ही चिल्लाता है। अब वो कुछ इस तरह से ट्रैप करता है उन्हें कि अगर वो भागने की कोशिश करें तो सीएनजी गैस लीक हो जाए और वो दोनों मारे जाएं, और साथ में एक धमाका होगा जिससे कि उनके चीथड़े उड़ जाएं। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो आगे जाकर एक सुपरमार्केट के बाहर रुकते हैं। अब यहाँ एलिजाबेथ तो पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैरी को कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर वो एक बार घर पहुंच गए तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। उसकी किस्मत अच्छी होती है, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो वो खिड़की खोलकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, पर वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद वो पागल है, जिस वजह से वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देते। अब इसी दौरान वहाँ मिंग भी आ जाता है, जिसके साथ ये मौका भी उसके हाथ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग शिकागो एक नए घर में आ गए थे, जहाँ उन्हें इतनी दिनों बाद एक रूम मिलता है जिसके अंदर एक टीवी भी मौजूद था। और मैरी रिक्वेस्ट करती है कि वो एलिजाबेथ को अपने डैड से बात करने दे, और यहाँ दोस्तों हैरानी वाली बात ये होती है कि वो मान भी जाता है एक ही बार में। अब एलिजाबेथ अपने डैड को कॉल लगाती है और ईरू इतने टाइम बाद अपनी बेटी की आवाज सुनता है, तो वो ज्यादा तो कुछ बात नहीं कर पाता, लेकिन उसे एक सुकून मिल जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, पर कहाँ है ये किसी को पता नहीं होता। एलिजाबेथ उसे कुछ नहीं बताती कि मिंग ने उसे अगवा किया है, वो बस यही कहती है कि डैड आई मिस यू, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी। अब उसकी बातें सुनकर ईरू बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता। कुछ समय के बाद मिंग मैरी को बताता है कि वो लोग शादी करेंगे, जिसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, तुम यहाँ आराम से रहना। पर मैरी को तो यहाँ से दोस्तों निकलना था किसी भी तरह से, जिसके लिए वो कुछ भी करने को राजी होती। अब इसी दौरान मिंग को एक आवाज आती है, वो देखता है कि एलिजाबेथ रूम के बाहर आ गई है। अब ये देखकर उस पर बहुत चिल्लाता है और मारता भी है, और कहता है कि उससे पूछे बिना वो दोनों कमरे से बाहर कैसे आ गए। वो गुस्से में उन दोनों को एक दूसरे से बांध देता है और उसे लॉक कर देता है, जिसके बाद वो वही दिन रात ऐसी हालत में पड़े रहते हैं। लेकिन मैरी ने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही थी। वो हर रोज अपनी बेटी को बाइबल सुनाती थी, जिससे कि उनका हौसला मिलता रहे। अब एक दिन शहर में एक फायरवर्क होने वाला था, जिसके बारे में एलिजाबेथ ने टीवी में देखा था। वो मिंग से बोलती है कि बहुत दिन से हम लोग बाहर नहीं गए, वो उन्हें बाहर लेकर चले। वो पहले तो सोचता है, पर बाद में हाँ कर देता है। उसे पता था कि अब उन्हें कोई नहीं ढूंढ रहा है, सब कुछ शांत हो चुका है। पर जाने से पहले वो दोनों को बहुत धमकाता है और फिर ले जाता है। अब 50 दिनों बाद वो दोनों बाहर आए थे। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मैरी को पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मैरी को 2 पुलिस वाले भी दिखते हैं। वो उन्हें इशारा भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और एक बार फिर से उन्हें घर वापस आना पड़ता है। शायद उसे इसी तरह से अपनी लाइफ जीतनी पड़े, लेकिन उसे अपने गॉड पर अभी भी भरोसा था कि उसने जो भी अच्छे काम किए उसका फल उसे जरूर मिलेगा, भले ही उसमें थोड़ी देरी क्यों ना हो जाए। पूरे 55 दिन बाद एक करिश्मा होता है। शायद आज का ही वो दिन है जब मैरी की सारी उम्मीद जाग उठी है। वो देखती है कि उसके फेस पर सूरज की रोशनी आ रही है डोर की तरफ से, क्योंकि उसका एक स्क्रू ढीला हो गया था। वो पहले तो थोड़ा वेट करती है कि कहीं ये मिंग की कोई चाल तो नहीं है, लेकिन कुछ देर होने के बाद उसे पता चल जाता है कि असल में उसने इतनी दिनों बाद एक गलती कर दी थी। वो फौरन उस गेट को हिलाने लगती है, जिससे कि उसका स्क्रू और ढीला हो जाए और फिर वो गिर जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो गेट को तोड़कर निकाल लेती है और बाहर आ जाती है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना करती है कि मम्मी ऐसा मत करो, वो हमें मार डालेगा। पर वो उसे समझाती है और सबसे पहले तो पुलिस को कॉल लगाती है और सब कुछ बताती है और अपना एड्रेस भी। ऑफिसर कहते हैं कि आप घर के बाहर जाकर छुप जाइए, हम बस थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएंगे। अब वो दोनों जाकर उसी वैन के पीछे छुप जाते हैं, पर तब तक शायद मिंग वहां पहुंच गया था। उसके पैर मैरी ने देख लिए थे, लेकिन वो पैर असल में पुलिस लेडी के होते हैं और उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फाइनली वो आजाद होने वाले थे। वहीं ऑफिसर आकर उसे कहता है कि आपके हस्बैंड स्टेशन में आपका वेट कर रहे हैं। ये बस मैरी के लिए कोई मिरेकल से कम नहीं था। एक समय में तो वो हिम्मत भी हार चुकी थी, पर यकीन पे दुनिया कायम होती है। इधर दूसरी तरफ मिंग को भी पुलिस एक सुपरमार्केट से बाहर पकड़ लेती है। उसकी शक्ल देख के लग रहा था कि जैसे कि उसे इस बात की कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ ईरू 55
दिन बाद अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है। वहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। वो उनकी कमर पे लगे लॉकेट को काट देते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ हमें जेसन के बारे में पता चलता है कि मिंग ने जेसन को उस दिन मार डाला था, जिसके बाद उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब इन दोनों केसेस के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कहानी के आखिर में हम रियल आज की एलिजाबेथ और मैरी स्टूफर को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैरी अपने उन दिनों कोर्ट हियरिंग के बारे में शेयर करती है और कहती है कि बहुत सी हियरिंग में वो मेरे पे हमला कर देता था, यहाँ तक कि उसने मेरे चेहरे पे चाकू से भी हमला किया था, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि मैं अब उसके साथ ही रहूंगी। इस कहानी से आप दो चीजें सीखेंगे। पहले कि गॉड पर भरोसा करिए, आपने जो अच्छे काम किए हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और दूसरी कि आप किसी से भी जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते जब तक सामने वाला वही सेम चीज फील ना करे जो आप कर रहे हैं। तो इस वीडियो पर एम करते हैं 400 कमेंट का। कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।